तो सभी लोग ज्वाइन इन कर जाइए। आज हम लोग काफी इंपॉर्टेंट पार्ट करेंगे एक्शन पोटेंशियल का। इनफैक्ट जब हम बायोलॉजिकल बेसिस की यूनिट को देखते हैं और यूनिट में क्वेश्चंस को देखते हैं तो हमारे काफी सारे जो पार्ट्स हैं वो दो हिस्सों में बढ़ जाते हैं। एक पार्ट तो हमारा न्यूरॉन से रिलेटेड कि न्यूरॉन के पार्ट्स हो गए, न्यूरॉन के अंदर कम्युनिकेशन कैसे होता है, दो न्यूरॉन्स के कम्युनिकेशन से रिलेटेड। और दूसरा जो मेजोरिटी ऑफ पार्ट क्वेश्चंस का आता है वो आता है हम लोगों का ब्रेन और ब्रेन के पार्ट्स किस तरीके के साइकोलॉजिकल और बायोलॉजिकल प्रोसेसेस के लिए जिम्मेदार होते हैं, वो वाले पार्ट से। तो ये दो मेजर पार्ट काफी इंपॉर्टेंट होते हैं आपके। तो हम लोग इसमें आज शुरू करेंगे कम्युनिकेशन विद इन अ न्यूरॉन और फिर बाद में उसके क्वेश्चंस देखेंगे। ओके जी ओमकार, लेकिन सभी कंफर्टेबल नहीं हो पाते उस टाइमिंग पे, इस वजह से। ओके सो हम लोग बातचीत कर रहे हैं कल। अगर आपको इससे पहले वाले डिस्कशंस अगर ध्यान हो हमारे, तो जो हमने बेसिकली कल परसों के दौरान में करे थे, तो हम लोगों ने कुछ बेसिक बातचीत करी थी। उस बेसिक बातचीत के अंदर हम लोगों ने देखा था कि अगर हम न्यूरॉन की बातचीत करें, अगर हम न्यूरॉन की बातचीत करें तो एक न्यूरॉन का ये वाला जो पार्ट होता है इसको हम कहते हैं सोमा। सोमा यानी कि सेल बॉडी। ये एक्चुअली सरवाइव कराती है पूरी की पूरी सेल को। इसी की वजह से ये पूरा न्यूरॉन जो है वो जिंदा रह पाता है। और इसके अंदर एक इंपॉर्टेंट पार्ट होता है न्यूक्लियस। यहां पर स्टार्टिंग में ये कुछ ब्रांच आउट करता है। इन ब्रांचेस को हम लोग कहते हैं डेंड्राइट्स। इनको हम कहते हैं डेंड्राइट्स। इन डेंड्राइट्स का काम ये होता है कि ये नियर बाय न्यूरॉन से, जो यहां पर एक और पास में कोई न्यूरॉन होगी, जिस न्यूरॉन का टर्मिनल बटन यहां होगा, उस न्यूरॉन से कम्युनिकेशन रिसीव करना। और अगर कम्युनिकेशन पावरफुल है, यानी कि कम्युनिकेशन में इतना इंपैक्ट है, इंपॉर्टेंट मैसेज है, तो वो इंपॉर्टेंट मैसेज यहां से, इस पार्ट को हम कहते हैं, जो यहां से ये लंबी एक्सन में ब्रांच आउट हो रहा है, इसको हम कहते हैं एक्सन हिल या एक्सन हिल लॉक, एक्सन हिलॉक। तो ये जो एक्सन पार्ट है, इस एक्सन के अंदर यहां से मैसेज आया और ये पूरा का पूरा मैसेज जो है वो यहां से एक इलेक्ट्रिक करंट की तरह, एक इलेक्ट्रिक करंट की तरह पास होता है और इस पॉइंट पे आके स्प्लिट हो जाता है। जितने डेंड्राइट्स है हर डेंड्राइट पे जाके स्प्लिट हो जाता है इक्वल पार्ट्स में। यानी कि पावर स्ट्रेंथ कम नहीं होती, बस वो पार्ट्स में बढ़ जाता है। मानो कि यहां पे आके मैसेज ब्रॉडकास्ट कर दिया हो। यहां पर इस एंड पर अगर हम यहां की बातचीत करें तो ये कुछ इस तरीके का होता है। जो ये एंड होता है इसको हम कहते हैं बटन, टर्मिनल बटन। इस टर्मिनल बटन पर जैसी ही मैसेज आता है तो यहां पर मैसेज जो है वो कुछ यहां पे वेसाइकल्स, जिनके अंदर न्यूरोट्रांसमीटर, छोटे केमिकल मैसेजेस होते हैं, तो यहां पे न्यूरोट्रांसमीटर्स यहां पे आके रिलीज हो जाते हैं। उसके बाद में जैसे यहां पे एंड पे रिलीज हुए तो कोई न्यूरॉन का फिर से डेंड्राइट, यहां पे किसी न्यूरॉन का डेंड्राइट होता है। उस डेंड्राइट पर ये केमिकल मैसेजेस आके चिपकते हैं और अगर पावरफुल मैसेज होता है तो आगे जाता है। दूसरी चीज हमने क्या देखी थी कि ऐसे में जो ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स होते हैं ये दो तरीके के होते हैं। एक होता है एक्साइटेटरी और एक होता है इनहिबिटरी। एक्साइटेटरी जो है वो मैसेज को आगे बढ़ाता है, एक्साइट करता है।
और इनहिबिटरी मैसेज को रोकता है। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए मैंने गलती से एक बहुत ही गर्म बोर्ड को छू दिया, मैंने छुआ बोर्ड को, और जैसे ही मैंने बोर्ड को छुआ तो बोर्ड को छूते ही जो हीट के सिग्नल्स हैं वो अंदर मेरे शरीर में जाने लगे। तो क्या सिग्नल्स जाने लगे कि यहां से क्विकली मैसेज जा रहे हैं कि बहुत ज्यादा गर्म है। तो क्या हो रहा है, यह है एक एक्साइटेटरी मैसेज, जो क्विकली मैसेज आगे न्यूरॉन्स में एक से दूसरे, दूसरे से तीसरे, तीसरे से चौथे पे जाता है कि कोई गर्म चीज छुई गई है, इस गर्म चीज से अपना हाथ हटा लो। तो ये इंपॉर्टेंट मैसेज पूरा अंदर तक जाता है और हमारा हाथ जो है वो गर्म सब्सटेंस से हम हटा लेते हैं। दूसरा एग्जाम्पल, मान लीजिए काफी बार ऐसा होता है जैसे कि हम लोग दिवाली पे जैसे कैंडल्स लगाते हैं, दिए लगाते हैं, तो काफी बार आपने नोटिस करा है कि कैंडल्स अगर हम सब जगह लगा रहे हैं तो काफी बार कैंडल्स को होल्ड करो तो उसका वैक्स हाथ पे गिर रहा होता है, लेकिन हम फिर भी पकड़े रहते हैं कैंडल को। क्यों? ताकि कैंडल को आराम से लगा दिया जाए, जबकि कैंडल पे वैक्स गिर रहा होता है तो हमारे हाथ पे वो गरम गरम वैक्स जो है वो अगर हम छोड़ देंगे कैंडल को तो कैंडल गिर जाएगी नीचे। तो हम क्या करते हैं, नहीं नहीं थोड़ा और पकड़े रखो। तो ऐसे में अंदर तो मैसेज क्या जा रहे हैं कि गरम चीज है और गरम चीज को छोड़ दो वरना हाथ जल जाएगा। मगर हमारा दिमाग क्या कहता है, हमारा दिमाग इनहिबिटरी मैसेज छोड़ता है, कहता है नहीं अभी रोको, अभी रुको, अभी गिराना नहीं है कैंडल को बस रख दो, रख के छोड़ देना। या फिर हम काफी बार कोई गरम चाय का कप एक जगह से दूसरी जगह पे रखते हैं या गरम कोई चीज पकड़ते हैं, तो हम लोग यूजुअली क्या करते हैं कि गरम होता है पर हम उसको गिराते नहीं है। अगर सब्जी का बर्तन है या चाय है, दूध का मग है, तो बहुत ज्यादा गर्म होता है तो हम एकदम से नहीं गिराते। क्यों नहीं गिराते हम एकदम से, जबकि हॉट है, हट जाना चाहिए हाथ। लेकिन दिमाग क्या कहता है, नहीं अगर दूध गिर गया तो ग्लास भी टूटेगा और दूध भी बिखर जाएगा, फिर और मेहनत लगेगी साफ सफाई में, तो थोड़ी देर और पकड़े रखो और फिर आगे बढ़ो। तो जो मैसेज है हीट रेजिस्ट का, वो तो एक्साइटेटरी अंदर जा रहा है कि भाई नहीं छोड़ो छोड़ो, गर्म है, लेकिन माइंड क्या करता है, माइंड उसको रोकता है। माइंड क्या कहता है, अभी होल्ड करो, बस दूध को थोड़ी ही दूर रखना है, रख दो। तो इस तरीके से मैसेजेस एक्साइटेटरी और इनहिबिटरी रोल करते हैं। तो इनहिबिट में जो मैसेज है उसको रोका जाता है कि अभी नहीं, थोड़ा और इनहिबिट किया जाता है या बिल्कुल स्टॉप कर दिया जाता है। और एक्साइटेटरी में मैसेज आगे भेजा जाता है, गर्म है छोड़ो। तो इस तरीके से कोई भी मैसेजेस दो रूप ले लेते हैं हमारे, एक्साइटेटरी और इनहिबिटरी। जब ये मैसेजेस आगे बढ़ते हैं तो हमने क्या देखा था, इसको हम कहते हैं साइनेप्टिक क्लेफ्ट। साइनेप्टिक क्लेफ्ट में ये जो वेसाइकल्स होते हैं जिनमें न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं, न्यूरोट्रांसमीटर्स मतलब वो केमिकल्स जो एक न्यूरॉन से दूसरे में मैसेज कम्युनिकेट करते हैं, ट्रांसमिट करते हैं, न्यूरोट्रांसमीटर्स। तो ये साइनेप्टिक क्लेफ्ट के बीच में होते हैं। यहां पे हमने दो चीजें देखी थी, अगर यहां पे न्यूरोट्रांसमीटर्स आ गए हैं तो कुछ केसेस में न्यूरोट्रांसमीटर्स अगर यहां खाली घूमते रहे तो उनको वापस ले लिया जाता है, जिसको रीअपटेक कहते हैं। और कुछ केसेस में कुछ एंजाइम्स आकर उन न्यूरोट्रांसमीटर्स को तोड़ देते हैं। तो यस स्मृति, अगर कोई इनहिबिटरी मैसेज है तो वो उसको वहीं रोक देगा, वो उसको कहेगा आगे मैसेज नहीं भेजना। तो ये जो मैसेज है बिजली का, ये जो करंट आया है, ये इनहिबिटरी पे नहीं आएगा, एक्साइटेटरी पे ये करंट आगे जाएगा। ठीक है? तो अगर कोई मैसेज इनहिबिट किया जाता है तो यहां पर आपके जो दूसरे बटन्स हैं, जो ये ट्रांसमीटर जैसे यहां पे आ गए, तो इनके पास दोनों ऑप्शन है, इनके पास इनहिबिटरी ऑप्शन भी होता है और एक्साइटेटरी भी। तो अगर मैसेज पूरा आया है
और मैसेज में ये है कि आगे जाना चाहिए, तो एक्साइट होगा, एक्शन पोटेंशियल आएगा। तो ये जो करंट आपके न्यूरॉन के अंदर जाता है, इसको हम कहते हैं इंपल्स या फिर एक्शन पोटेंशियल। आज हम इसी को डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। तो हमने बेसिक चीज देख ली, न्यूरोट्रांसमीटर आते हैं, मैसेज या तो रुक जाएगा, इनहिबिट कर जाएगा, या फिर एक्साइट कर जाएगा, ठीक है। अब हम बात करने जा रहे हैं एक्शन पोटेंशियल की। एक्शन पोटेंशियल यानी कि जब बेसिकली आपका मैसेज तो आगे जा रहा है, लेकिन जिस न्यूरॉन तक पहुंचना होता है, हम लोग क्यूमुलेटिव इफेक्ट देख रहे हैं, टोटल इफेक्ट है कि मैसेज को रोका जाए, तो इनहिबिट कर जाता है। और अगर मैसेज ऐसा है कि फॉरवर्ड होना चाहिए, जाना चाहिए, तो एक्साइटरी या एक्साइटेटरी, ठीक है। तो जब भी हम लोग अभी तक न्यूरॉन्स की बातचीत कर रहे थे, तो न्यूरॉन्स में क्या था, मैसेज जो है, मैसेज को हम करंट कह रहे थे। तो जो मैसेज आपका न्यूरॉन के अंदर जाता है, उस मैसेज को, उस करंट को हम कहते हैं एक्शन पोटेंशियल, या फिर हम लोग इसको कहते हैं, क्योंकि हम लोग इतने दिनों से देख रहे थे क्या, नर्व इंपल्स, या फिर स्पाइक। पॉपुलरली इसको एक्शन पोटेंशियल कहा जाता है। तो यानी कि ये जो प्रोसेस है, यहां पर करंट आ रहा है। और करंट कैसे मेजर करा जाता है? करंट मेजर करा जाता है पोटेंशियल से। किससे मेजर किया जाता है? पोटेंशियल से। पोटेंशियल का मतलब होता है चार्जेस के बीच में डिफरेंस। जैसे बैटरी होती है कोई, तो बैटरी में हमें पता है कि एक पॉजिटिव चार्ज होता है, एक नेगेटिव चार्ज होता है। अगर इन चार्जेस में कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं और इन चार्जेस में अगर कोई डिफरेंस है, तो इस डिफरेंस में जो पोटेंशियल होल्ड करता है, जो पावर होल्ड करता है, जो स्ट्रेंथ होल्ड करता है, उसको हम क्या कहते हैं? पोटेंशियल। तो यानी कि चार्ज के डिफरेंस को हम लोग पोटेंशियल कह रहे हैं। तो इस पोटेंशियल से करंट बनता है। तो यानी कि अगर हमारा जो एक्सॉन है, तो इस एक्सॉन में भी पोटेंशियल होगा, तभी करंट बन रहा है। पोटेंशियल मतलब चार्ज में डिफरेंस। तो यानी कि ये जो अंदर है, यानी कि ये पूरा का पूरा आपकी एक न्यूरॉन है और ये डेंड्राइट्स हैं, तो ये जो अंदर होता है, ये पूरा का पूरा, ये पूरा बंद होता है स्पेस, तो इसको हम कहते हैं इंट्रासेल्यूलर। इंट्रासेल्यूलर मतलब सेल के अंदर का। और जो भी आसपास है पूरा, ये सारा स्पेस, ये पूरा, इसको हम कहते हैं एक्स्ट्रा सेल्यूलर, यानी कि सेल के बाहर का। तो इंट्रा सेल्यूलर भी कुछ चार्ज होगा और एक्स्ट्रा सेल्यूलर भी कुछ चार्ज होगा। आपका स्मृति इनहिबिटरी में मैसेज ट्रांसमिट नहीं होता, वहीं रुक जाता है। वो रुकना ही मैसेज है। अगर मान लो मैं आपसे कहूं कि आपका मान लीजिए कोई भाई है और हमने उसको बोला कि आप जाके अंकल आंटी को कोई मैसेज दे के आओ, और फिर हमने कहा नहीं नहीं रुक जाओ, तो रुकने का क्या मतलब है? बस वहीं रुक जाओ, मैसेज आगे मत ले जाओ। तो इनहिबिट करना मतलब मैसेज को वहीं रोक देना, रिस्पॉन्स को वहीं रोक देना। और एक्साइटेटरी का मतलब है मैसेज को आगे पहुंचाना, कि भाई जाओ मैसेज दे के आओ, और वो मैसेज दे आए। तो ये एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड। तो आपके इंट्रासेल्यूलर और एक्स्ट्रा सेल्यूलर चार्जेस में कुछ फर्क होता है। अंदर जो होता है वो आपका नेगेटिव चार्ज ज्यादा होता है, और बाहर इसके मुकाबले पॉजिटिव चार्ज होता है। क्योंकि चार्ज में डिफरेंस है,
जैसे मानो कोई सेल हो, कोई बैटरी हो, जैसे सेल में भी हम देखते हैं दो एंड्स पे प्लस माइनस होते हैं, यानी कि इसके बीच में चार्जेस में पोटेंशियल है, चार्जेस में डिफरेंस है, गैप है। तो उसी तरीके से सेल के अंदर चार्ज नेगेटिव होता है, कैसे वो अभी देखेंगे, और बाहर पॉजिटिव होता है। इसी नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज की वजह से एक पोटेंशियल क्रिएट होता है। तो अंदर नेगेटिव पोटेंशियल होता है, बाहर पॉजिटिव पोटेंशियल होता है। तो यानी कि सेल के अंदर का चार्ज जब वो नॉर्मल है, रेस्ट पे है, यानी कि जब वो रेस्ट पे है, जब ना तो इनहिबिट कर रहा कोई, ना कोई एक्साइट कर रहा, एक नॉर्मल एट रेस्ट न्यूरॉन का चार्ज नेगेटिव होता है। उसके अंदर जो कुछ मॉलिक्यूल्स होते हैं, जो कुछ आयंस होते हैं, उन सब का टोटल चार्ज नेगेटिव होता है, और बाहर का उसके मुकाबले पॉजिटिव होता है। ठीक है, ये पता कैसे चला कि सेल के अंदर का चार्ज नेगेटिव होता है? तो इसको पता करने का तरीका सबसे पहले इस्तेमाल किया गया वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर कुछ इस तरीके के डिवाइसेस होते हैं। ये डिवाइसेस को जहां पे भी आपको करंट चेक करना हो, एक एंड वहां इंसर्ट किया जाता है, और उस एंड से ये डिफरेंस देखा जाता है कि सेल के अंदर और सेल के बाहर जब दो आपके इलेक्ट्रोड्स डाले गए, तो वहां पे डिफरेंस से पता चलता है कि चार्ज किधर कितना है। तो एक वोल्टमीटर जो है वो आपके इलेक्ट्रिक चार्ज को या इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करता है। ये मेजर करके बताता है कि अगर चार्ज है, डिफरेंस है, तो इसकी सुई कहीं घूम के जाएगी, आगे की तरफ बढ़ेगी। तो ऐसे करके ये वोल्टमीटर चार्ज बता देता है। पर क्योंकि हम एक सेल की बात कर रहे हैं, एक सेल, हमारे शरीर के अंदर बिलियंस ऑफ सेल्स है, यानी कि एक सेल के अंदर जो चार्ज होगा वो तो बहुत ही छोटा होगा, जरा सा होगा। तो एक जरा से चार्ज को मेजर करने के लिए एक बहुत ही सेंसिटिव वोल्टमीटर चाहिए। सेंसिटिव मतलब ऐसा वोल्टमीटर जो छोटे से छोटे चार्ज को पकड़ सके। नॉर्मली बड़े चार्ज को तो पकड़ लेगा, पर छोटे से छोटे चार्ज को पकड़ सके, तो उसके लिए सेंसिटिव, यानी कि अगर बहुत छोटा टेक्स्ट लिखा हो तो बहुत तेज नजर चाहिए वो छोटा टेक्स्ट पढ़ने के लिए। ऐसे ही सेंसिटिव होना चाहिए कि वो छोटे से छोटे चार्ज को पकड़ सके। तो वोल्टमीटर ये तो बता देता है कि चार्ज है, पर और ज्यादा कुछ नहीं बता पाता। ऐसे में आगे जाके ऑसिलोस्कोप यूज करे जाने लगे। ये ऑसिलोस्कोप क्या करते हैं, ये चार्ज को एज अ फंक्शन ऑफ टाइम देते हैं। समय के साथ चार्ज कितना बढ़ रहा है और कितना गिर रहा है। तो इस चार्ज से हमें पता चला कि जब कोई भी मैसेज नहीं चल रहा होता तो एक सेल नेगेटिवली चार्ज होता है, लेकिन जब कोई मैसेज आता है और सेल अगर एक्साइट होती है तो फिर चार्ज नेगेटिव से पॉजिटिव जाता है। पॉजिटिव एक पीक तक जाने के बाद पॉजिटिव जाता है, मान लो ये नेगेटिव चार्ज है यहां पे इनका, तो ये नेगेटिव चार्ज से एक पीक तक जाता है पॉजिटिव चार्ज के, उसके बाद फिर वापस से नेगेटिव चार्ज गिर जाता है। तो ये कैसे पता चला कि इस तरीके से होता है? ऑसिलोस्कोप से। जनरली इन पे सवाल नहीं आते कि वोल्टमीटर, ऑसिलोस्कोप, ये सारी चीजों पे, लेकिन हम लोगों को पता होना चाहिए। काफी बार ऑप्शन या कहीं पे ये चीजें मदद कर देती है। बहुत ही बेसिक सी चीज है। वोल्टमीटर, ऑसिलोस्कोप दोनों वोल्टेज को यानी कि करंट को मेजर करने के लिए यूज किया जाता है। अगर हम एक एक्शन पोटेंशियल को पूरा देखना चाहते हैं, कब वो चार्ज बढ़ता है, कब गिरता है, तो हमें ऑसिलोस्कोप चाहिए। और सिर्फ चार्ज को पकड़ना है तो वोल्टमीटर। तो मान लो अगर क्वेश्चन में कभी ये पूछा जाए कि हमें एक्शन पोटेंशियल
मेजर करना है कि उसके अंदर चार्ज है या नहीं है, या सेल के अंदर या बाहर का चार्ज जानना है, तो हमें एक सेंसिटिव वोल्टामीटर चाहिए या फिर एक ऑसिलोस्कोप जो कि चार्ज को एज अ फंक्शन ऑफ टाइम बता सके कि बढ़ते समय के साथ, बीतते समय के साथ चार्ज में क्या ऊपर नीचे जा रहा है। ठीक है, तो यानी कि एक न्यूरॉन जो है वो एक्शन पोटेंशियल जनरेट करती है अगर दूसरे न्यूरॉन से मैसेज आता है एक्साइट होने का। एक्साइट होती है, करंट दौड़ता है, करंट को हम एक्शन पोटेंशियल कहते हैं, स्पाइक कहते हैं, इंपल्स कहते हैं। और जब एक न्यूरॉन करंट पास करती है, मैसेज एक्साइट करती है, एक्शन पोटेंशियल जब उसमें घटता है, तो हम क्या कहते हैं, दैट अ न्यूरॉन इज फायरिंग। फायरिंग मतलब न्यूरॉन में मैसेज जा रहे हैं, तो इसको हम कहते हैं न्यूरॉन इज फायरिंग। तो कॉन्स्टेंटली ये न्यूरॉन्स फायर होती रहती हैं, और इन्हीं न्यूरॉन्स की वजह से, क्योंकि ये इतनी जल्दी इफेक्टिवली मैसेज आगे पीछे पहुंचा देती हैं, मैसेज को बढ़ाती हैं, रोकती हैं, कि हमारे जीवन की जितनी चीजें हैं, हमारी लर्निंग, मेमोरी, चीजों को समझना, चीजों को सेंस करना, ये सारी की सारी चीजें इसीलिए पॉसिबल हो पाती हैं क्योंकि न्यूरॉन्स में एक्शन पोटेंशियल होता है। तो न्यूरॉन्स, जब हमने कोई, मान लो कोई एक चीज मैंने आज पढ़ी, तो क्या होगा, ये देखिए किस तरह से प्रैक्टिस भी एक इंपॉर्टेंट एलिमेंट प्ले करती है। मान लो मैंने कोई एक चीज पढ़ी, ठीक है, पढ़ने के बाद में क्या होगा, ये किसी न्यूरॉन का टर्मिनल है और ये किसी दूसरी न्यूरॉन का जो है, ये एक तरीके से उनका डेंड्राइट है। तो टर्मिनल से मैसेजेस आए और आपके मैसेजेस पास हो गए, न्यूरोट्रांसमीटर्स रिलीज हुए, मैसेज चले गए। अब आप जब बार बार प्रैक्टिस करते हो, बार बार रिवाइज करते हो, तो आपके न्यूरॉन्स क्या करते हैं, आपके न्यूरॉन्स को लगता है कि ये तो बड़ी इंपॉर्टेंट मैसेजेस हैं, ये तो बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें हैं, बार बार व्यक्ति रिवाइज कर रहा है, याद कर रहा है, दिक्कत ना हो इसलिए क्या होता है, दो न्यूरॉन आपस में बात कर लेती हैं कि ऐसा करो, इस तरह के मैसेजेस को ज्यादा स्पेस चाहिए, तो वो और अपने पोर्स खोल लेते हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा न्यूरोट्रांसमीटर्स को रिलीज करा जा सके और पकड़ा जा सके। इसीलिए जो हमारा न्यूरल नेटवर्क है, जो ये न्यूरॉन्स का नेटवर्क है, एक दूसरे के साथ में समय के साथ में मजबूत होता रहता है। ऑटोमेटिकली हमारा ब्रेन जो है वो इंफॉर्मेशन को इंफॉर्मेशन को लेस इंपॉर्टेंट, ऑन प्रायोरिटी, नॉट ऑन प्रायोरिटी, इस तरीके से बांटता जाता है। तो ये सारी की सारी चीजें हम जो आज हैं वो सब इस न्यूरल नेटवर्क की वजह से है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब ये जो मेम्ब्रेन का पोटेंशियल है ये कैसे आता है, मेम्ब्रेन का पोटेंशियल मतलब कि यहां एक न्यूरॉन है और मान लो ये न्यूरॉन का डेंड्राइट है, ठीक है, ये गंदी इमेजेस को स्किप कर दो आप दिमाग से। तो ये इसके अंदर नेगेटिव चार्ज है, बाहर उसके मुकाबले पॉजिटिव चार्ज है। तो ये होता किस वजह से है, ये चार्ज में डिफरेंस क्यों आया, दोनों ही नेगेटिव या दोनों ही पॉजिटिव क्यों नहीं है, या दोनों ही चार्ज जीरो क्यों नहीं है। तो ये किस वजह से होता है, ये एक्चुअली दो मेजर कारणों से होता है, दो मेजर प्रोसेसेस की वजह से होता है। तो यहां पर एक तो होता है आपका डिफ्यूजन और दूसरा होता है क्या, इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर। दो चीजें होती हैं। डिफ्यूजन का क्या मतलब है, डिफ्यूजन एक नेचुरल मूवमेंट है, नेचुरल प्रोसेस है, जहां पे कोई भी चीज जो कि हाई कॉन्सेंट्रेशन में है, जहां पे वो ऐसी जगह पे अपने आप मूव करती है जहां पे उसका लो कॉन्सेंट्रेशन होता है। जैसे अभी मैं अगर मान लो एक डीओ स्प्रे करूं, तो डीओ क्योंकि यहां पे सबसे ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड है, क्योंकि यहां स्प्रे करा मैंने, कुछ देर में वो पूरे कमरे में फैलने शुरू हो जाती है स्मेल। क्यों हो रही है, क्योंकि मॉलिक्यूल्स जो हैं वो हाई कॉन्सेंट्रेशन रीजन से, जहां पे उनकी संख्या ज्यादा है, उससे ऐसे डायरेक्शंस में
ऑटोमेटिकली जाना शुरू कर देती है जहां पे उसकी कॉन्सेंट्रेशन कम होती है। इस प्रोसेस को हम कहते हैं डिफ्यूजन। तो आप नॉर्मली कहीं पे भी जो भी प्रोसेसेस हैं सब इस प्रिंसिपल को फॉलो करते हैं। तो डिफ्यूजन मतलब कि जब कोई भी मॉलिक्यूल्स की कॉन्सेंट्रेशन जहां ज्यादा होगी, अपने आप मॉलिक्यूल्स वहां से जहां पे उनकी संख्या कम होगी वहां की तरफ मूव करना चाहते हैं। ये रैंडम मूवमेंट जो है ये आपका डिफ्यूजन कहलाता है। एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज डिफ्यूजन के बारे में ये है कि डिफ्यूजन टेम्परेचर से बहुत इंपैक्ट होता है। यानी कि अगर टेम्परेचर को एब्सोल्यूट जीरो कर दिया जाए, एब्सोल्यूट जीरो मतलब जीरो केल्विन पे, केल्विन स्केल पे अगर जीरो कर दिया जाए, जीरो मतलब -273 डिग्री सेल्सियस या फिर -479 डिग्री फ़ारेनहाइट, अगर इतना टेम्परेचर कर दिया जाए तो एक ऐसी स्टेट आ जाती है वेयर देयर इज नो डिफ्यूजन। नो डिफ्यूजन मतलब देयर इज नो मूवमेंट, देयर इज नो मूवमेंट बिटवीन द मॉलिक्यूल्स। सब मॉलिक्यूल्स रुक जाते हैं जहां पे वो हैं। तो यानी कि एट एब्सोल्यूट जीरो हमने क्या देखा था कि टेम्परेचर में जीरो एब्सोल्यूट नहीं होता, जीरो वैल्यू रेफरेंस पॉइंट होती है। तो जीरो का मतलब एब्सेंस ऑफ कोल्ड और हीट नहीं होता, पर ये एब्सोल्यूट जीरो पॉइंट जो है इसका मतलब केल्विन स्केल पे जीरो डिग्री सेल्सियस, जीरो केल्विन टेम्परेचर है। तो यानी कि उस टेम्परेचर पे डिफ्यूजन नहीं हो पाता है, मूवमेंट नहीं हो पाता। क्योंकि मूवमेंट नहीं हो पा रहा तो इसको हम लोग एब्सोल्यूट जीरो कहते हैं, क्योंकि मॉलिक्यूल्स के बीच में कोई मूवमेंट नहीं हो पा रहा। पर नॉर्मली हमारी बॉडी के अंदर टेम्परेचर होता है, टेम्परेचर जीरो केल्विन नहीं होता, इसीलिए मॉलिक्यूल्स में मूवमेंट होता है। तो वो मूवमेंट किस वजह से हो रहा है? डिफ्यूजन की वजह से। ठीक है, अब दूसरी प्रिंसिपल, दूसरा है इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर। इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर मींस चार्ज। अब हम चार्जेस की बात कर रहे हैं। नॉर्मली मान लो आप अगर कोई भी चीज जो है वो सब मॉलिक्यूल से बनी हुई है, जैसे नमक, सॉल्ट जो है वो आपका सोडियम पोटेंशियल, वो सोडियम क्लोराइड कहलाता है आपका NaCl। Na मतलब सोडियम, Cl मतलब क्लोराइड। अगर आप सोडियम क्लोराइड को पानी में डाल दो, मतलब पानी में थोड़ा सा नमक मिला दो, तो ये जो सोडियम क्लोराइड है ये ऑटोमेटिकली Na और Cl में टूट जाता है। ठीक है, तो जब ये टूटता है तो ये अपने चार्जेस के साथ टूटता है। जैसे सोडियम का चार्ज पॉजिटिव होता है और क्लोराइड का चार्ज नेगेटिव होता है। तो इस तरीके से ये आपका पानी में बिखर जाता है, टूट जाता है। तो पॉजिटिव और नेगेटिव जो ये दो हिस्से बने हैं इनको हम कहते हैं आयंस। ठीक है, आयंस में पॉजिटिव को कहते हैं हम कैटायन। ठीक है, C फॉर क्रॉस, क्रॉस, C फॉर क्रॉस, C फॉर प्लस, तो कैटायन, प्लस मतलब कैटायन, और माइनस मतलब एनायन। ये छोटी सी केमिस्ट्री वाला पार्ट ज्यादा लग रहा है क्लास का, लेकिन हम जितनी भी चीजें हैं हमारे आसपास उन सब में चार्ज होता है। वो चार्ज के ही बेसिस पे वो मॉलिक्यूल्स फॉर्म होते हैं। तो आपके सॉल्ट के अंदर सोडियम और क्लोराइड मिला होता है, तो सोडियम के अंदर प्लस चार्ज होता है जिसको कैटायन कहते हैं। कोई भी चीज जिसके अंदर प्लस चार्ज है वो एक कैटायन कहलाता है, और जिसके अंदर नेगेटिव चार्ज है जिस आयन में उसको हम एनायन कहते हैं। ठीक है, तो आपका प्लस माइनस। अब ये प्लस माइनस में कुछ रिलेशनशिप चलती है, उस रिलेशनशिप की वजह से
ये इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर बनता है। जैसे ऑपोजिट्स अट्रैक्ट, ये कहां से सुना है हमने? ऑपोजिट्स अट्रैक्ट। तो ऑपोजिट कैसे अट्रैक्ट करते हैं? अगर प्लस या माइनस चार्ज है तो आपने कभी देखा होगा, अगर हम खिलौने में बैटरी डालते हैं तो खिलौने में लिखा होता है किस तरफ बैटरी का प्लस साइन लगाना है, किस तरफ माइनस। वो इसलिए होता है कि हम गलती ना कर दें। तो यानी कि कुछ रिलेशनशिप है चार्जेस का आपस में। तो जो दो ऑपोजिट चार्ज जैसे प्लस माइनस या माइनस प्लस, ये दोनों चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। तो अगर कहीं पे प्लस है, कहीं पे माइनस है, तो ये दोनों आपस में अट्रैक्ट होते हैं। और सेम चार्ज रिपेल करते हैं। मान लो कहीं पे प्लस चार्ज है तो ये दोनों चार्ज एक दूसरे को धक्का देंगे, पुश अवे नेगेटिव चार्ज नेगेटिव को। तो इस वजह से ये चार्जेस के संबंध की वजह से, क्योंकि प्लस चार्ज प्लस को रिपेल करता है और ऑपोजिट नेगेटिव चार्ज को अट्रैक्ट करता है, यहां पर भी एक इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर बनता है इन दोनों की वजह से। क्योंकि कुछ मॉलिक्यूल्स कहीं पे ज्यादा हैं तो वो कम जगह पे जाना चाहते हैं, और कुछ जो आयंस हैं वो क्योंकि सेम चार्ज वाले एक जगह हैं तो वो एक दूसरे को धक्का देना चाहते हैं। दूसरा जहां पे चार्ज नेगेटिव है वो प्लस की तरफ जाना चाहता है, प्लस चार्ज माइनस की तरफ जाना चाहता है, प्लस प्लस आपस में रिपेल करते हैं, नेगेटिव नेगेटिव एक दूसरे से दूर भागते हैं। तो ऐसे में एक और प्रेशर बनता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर। इन दोनों की वजह से हमारी जो सेल है वो आपकी -70 मिलीवोल्ट पे उसका चार्ज होता है। आगे देखते हैं कैसे। सो बेसिकली सेल के अंदर आपके काफी सारे तरीके के आयंस प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो यानी कि जो ये आयंस हैं, कुछ में पॉजिटिव चार्ज होता है, कुछ में नेगेटिव चार्ज होता है। तो ऐसे में चार मेजर तरीके के, कैल्शियम भी बहुत सारे होते हैं, लेकिन चार मेजर तरीके के आपके जो आयंस होते हैं उसमें सबसे पहला होता है ऑर्गेनिक एनायन। तो हमारी जो सेल होती है, हमारी जो सेल होती है, इस सेल में क्योंकि इसके अंदर जीवन है तो कुछ चीजें घटती रहती है। कहीं प्रोटीन बन रहे हैं, कहीं कुछ घट रहा है, कहीं कोई प्रोसेस हो रहा है। तो अपने आप कुछ प्रोसेसेस की वजह से इसके अंदर कुछ रिमेन्स होते हैं, कुछ पार्ट्स होते हैं, कुछ मॉलिक्यूल्स होते हैं जो इसके खुद के अपने अंदर के होते हैं। जो खाया पिया वो सारा जो प्रोसेस होता है, उन चीजों की वजह से कॉन्स्टेंटली इसके अंदर एक नेगेटिव चार्ज होता है। तो ऐसे ऑर्गेनिक एनायंस को हम ए सिंबल से डिनोट करते हैं। तो सेल के अंदर हमेशा A- प्रेजेंट रहते हैं। A- मतलब ऐसे ऑर्गेनिक एनायंस जो सेल के होने की वजह से आए हैं। क्योंकि सेल है तो वो कुछ खाएगा, कुछ पिएगा, कुछ निकालेगा, कुछ प्रोसेसिंग में और यूज हो जाएंगे। तो कुछ मॉलिक्यूल्स में नेगेटिव चार्ज एग्जिस्ट करता ही करता है, तो उसको हम ऑर्गेनिक एनायंस कहते हैं, जो कि सेल के मेटाबॉलिक प्रोसेस की वजह से आते हैं। इनकी सबसे खास बात क्या है, ये एक इंपॉर्टेंट पार्ट है क्वेश्चन का। ऑर्गेनिक एनायंस सेल के बाहर नहीं जा सकते, बिकॉज दो शब्द, परमिएबल एंड इम्परमिएबल। परमिएबल मतलब परमिट, PERM, परमिट। इम्परमिएबल मतलब नो परमिट। तो जो सेल की ये जो बाउंड्री होती है, इस बाउंड्री में कुछ चीजों को तो परमिशन होती है मूव करने की अंदर बाहर, और कुछ को परमिशन नहीं होती। तो ऑर्गेनिक एनायंस जो होते हैं वो इम्परमिएबल होते हैं, इनको परमिशन नहीं होती सेल के बाहर जाने की, क्योंकि ये सेल के प्रोसेस के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं।
तो ये हमेशा सेल के अंदर ही रहते हैं। तो यानी कि सेल में अभी खुद ही देख रहे हैं एक नेगेटिव चार्ज अपने आप ही एग्जिस्ट कर रहा है एनायंस की वजह से। कौन से एनायन? ऑर्गेनिक एनायन। ठीक है। दूसरी चीज पोटेशियम आयंस। सेल के अंदर अगर हम ये एक्सन के अंदर बात करें जहां पे इलेक्ट्रिक करंट पास होता है, यहां पर सेल के अंदर आपका पोटेशियम आयंस जो है जिनका पॉजिटिव चार्ज होता है, ये सेल के अंदर रहते हैं। ये सबसे ज्यादा सेल के अंदर पाए जाते हैं। तो मान लीजिए, तो ये हमारा सेल हुआ। तो सेल के अंदर ऑर्गेनिक एनायंस हैं, साथ ही साथ में आपके यहां पे आपका पोटेशियम कैटायंस है। पोटेशियम सबसे ज्यादा सेल के अंदर ही पाए जाते हैं। कुछ सेल के बाहर भी होता है, एक आधा, पर ज्यादातर सेल के अंदर पाए जाते हैं। तो कुछ एनायंस हैं सेल के अंदर जैसे ऑर्गेनिक एनायंस, और कुछ अंदर कैटायंस हैं जैसे पोटेशियम। उसके अलावा सेल में क्लोराइड आयंस है, सोडियम आयंस है, जिनकी सबसे ज्यादा संख्या सेल के बाहर है। तो सोडियम आयंस भी सबसे ज्यादा बाहर है। और अंदर एक आधा सोडियम आयन है, कुछ अंदर भी है। बाहर क्लोराइड भी है जो कि माइनस में है। तो नेचुरली सबसे ज्यादा सोडियम जो है वो बाहर है, और पोटेशियम सबसे ज्यादा सेल के अंदर है। क्लोराइड भी सेल के बाहर है। इस डिफरेंस की वजह से अंदर बाहर में चार्ज में फर्क आता है। ठीक है। अब होता क्या है, क्योंकि पोटेशियम आयन जो है वो सबसे ज्यादा सेल के अंदर है, तो डिफ्यूजन क्या कर रहा होगा? डिफ्यूजन क्या होता है? जो ज्यादा है वो कम जगह पे जाना चाहते हैं। तो यानी कि पोटेशियम को अंदर भीड़ लग रही है, तो कुछ पोटेशियम बाहर आना चाहते हैं। मगर बाहर ऑलरेडी पॉजिटिव चार्ज है, क्योंकि सेल नेगेटिव होती है, तो पॉजिटिव पॉजिटिव रिपेल करते हैं। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर इसको अंदर ही भेजना चाहता है। तो इवेंचुअली फाइनली दोनों में लड़ाई होती है। पॉजिटिव उसको अंदर ही रखना चाहता है क्योंकि बाहर ऑलरेडी पॉजिटिव है, और अंदर क्योंकि पोटेशियम ज्यादा है तो पोटेशियम बाहर आना चाहता है। बैलेंस में क्या होता है? पोटेशियम अंदर रहता है क्योंकि बाहर वाला चार्ज ज्यादा पावरफुल है। तो बाहर पॉजिटिव ऑलरेडी बहुत है, तो ये पोटेशियम अंदर ही रह जाता है। सेम चीज क्लोराइड के साथ घटती है। क्लोराइड जो है वो एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड में ज्यादा पाए जाते हैं। ये Cl माइनस आपके बाहर है, कुछ अंदर भी है एक आधा Cl माइनस। तो होता क्या है, क्योंकि बाहर है Cl सबसे ज्यादा, तो ये Cl अंदर जाना चाहता है सेल के, डिफ्यूजन की वजह से, क्योंकि जहां ज्यादा है वो कम की तरफ जाना चाहता है। मगर इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर, क्योंकि सेल के अंदर ऑलरेडी नेगेटिव चार्ज है, तो नेगेटिव चार्ज क्या कहता है? मत आओ अंदर, खूब भीड़ है अंदर, अंदर मत आओ। जैसे दिल्ली मेट्रो स्टेशन में जब मेट्रो के अंदर लोग ऑलरेडी भर जाते हैं, तो अंदर वाले क्या कहते हैं? मत आओ अंदर, मत आओ अंदर। पर क्योंकि सबको जाना है तो सब मेट्रो के अंदर आ रहे होते हैं। तो वही चीज यहां घट रही है। तो सेम चीज क्या होता है, क्लोराइड जो है वो अंदर नहीं जा पाता, दोनों फोर्स में फाइनली क्या रहता है? क्लोराइड बाहर रह जाता है। अब बात आती है सोडियम की। सोडियम पे पॉजिटिव चार्ज है और सोडियम बाहर सबसे ज्यादा है, तो सोडियम अंदर जाना चाहता है।
डिफ्यूजन की वजह से, और अंदर नेगेटिव चार्ज है, सोडियम पॉजिटिव चार्ज है, तो दोनों में स्नेह भी ज्यादा बढ़ जाता है। तो अंदर भी कह रहे होते हैं आ जाओ आ जाओ आ जाओ, अभी जगह है, आ जाओ। क्यों? क्योंकि अंदर नेगेटिव चार्ज है और सोडियम में पॉजिटिव चार्ज है, तो अंदर भी बुला रहे होते हैं। तो अंदर कौन है? चार्ज। इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर क्या कह रहा है? आ जाओ। और डिफ्यूजन क्या कह रहा है कि भाई यहां ज्यादा है, अंदर चले जाओ। तो एक बात सोचने की है, अगर सोडियम को इलेक्ट्रो प्रेशर भी, इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर भी अंदर बुलाना चाहता है, सोडियम खुद भी जाना चाहता है डिफ्यूजन की वजह से, तो फिर सोडियम बाहर क्यों है इतना सारा? इसका सबसे बड़ा कारण है कि जो ये सेल की मेम्ब्रेन होती है, ये जो आपकी मेम्ब्रेन है, इस मेम्ब्रेन में एक स्पेशल मैकेनिज्म होता है जिसको हम कहते हैं सोडियम पोटेशियम पंप। इसके अंदर एक स्पेशल मैकेनिज्म होता है सोडियम पोटेशियम पंप। ये पंप क्या करता है? ये पंप कहता है, जैसे नेताजी होते हैं नॉर्मली, कि अच्छा रुको मैं करता हूं समाधान। भाई सोडियम को अंदर जाना है और अंदर वाले भी सोडियम को बुला रहे हैं, मगर बाहर ज्यादा पॉजिटिव चार्ज होना चाहिए और अंदर ज्यादा नेगेटिव चार्ज होना चाहिए। अगर सोडियम अंदर चला जाएगा, क्योंकि सोडियम प्लस है, तो अंदर तो नेगेटिव चार्ज खत्म हो जाएगा। तो ऐसे में नेताजी आते हैं, नेताजी है सोडियम पोटेशियम पंप। ये कहते हैं मैं संभालता हूं, तुम मुझे थोड़ा सा माल दो और मैं इस बात का फैसला कर देता हूं। तो सेल का माल कहां होता है? माइटोकॉन्ड्रिया के पास। माइटोकॉन्ड्रिया के पास ही तो पावर होती है। जब हम पढ़ रहे थे माइटोकॉन्ड्रिया पावर हाउस है, तो माइटोकॉन्ड्रिया कहता है अच्छा ऐसा करो, एटीपी मॉलिक्यूल ले लो। एटीपी मतलब ऐसा मॉलिक्यूल जिसमें कुछ पावर है, शक्ति है, पैसा ले लो। ऐसा करो थोड़ा एटीपी मॉलिक्यूल ले लो। तो सोडियम पोटेशियम पंप कहता है ठीक है, ऐसा करो मैं एक जुगाड़ करता हूं बढ़िया सा, आप मुझे एक एक मॉलिक्यूल देते जाओ, हर एक मॉलिक्यूल लूंगा मैं, एटीपी का पावर लूंगा मैं, पैसा लूंगा मैं। तो एक मॉलिक्यूल लूंगा और क्या करूंगा मैं? आगे बढ़ते हैं। क्या करा इन्होंने? क्योंकि एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड बाहर की तरफ सोडियम संख्या में ज्यादा है, सोडियम अंदर आना चाहता है, अंदर वाले भी सोडियम को बुलाना चाहते हैं, मगर अगर सोडियम अंदर आ गया तो चार्ज में डिफरेंस आ जाएगा, अंदर वाला पॉजिटिव हो जाएगा, बाहर वाला नेगेटिव हो जाएगा। तो ये तो बड़ी विपदा की बात है। तो बचाने के लिए कौन आते हैं? सोडियम पोटेशियम पंप। ये कहते हैं मुझे एक एटीपी मॉलिक्यूल दो, एक एटीपी मॉलिक्यूल दो। एटीपी मॉलिक्यूल मतलब थोड़ा सा पैसा, थोड़ा पावर, थोड़ा करंट दो मुझे। तो ये करंट मिलता है इसको एटीपी मॉलिक्यूल से, और इस तरीके का इसका शेप होता है। ठीक है, तो आपका इस तरीके का शेप है। तो इस तरीके के शेप में तो क्या करता है, ये कहता है मुझे एक मॉलिक्यूल दे दो। तो वो एक मॉलिक्यूल ये ले लेता है, और इस मॉलिक्यूल में क्या होता है, जो अंदर के सोडियम होते हैं, अंदर के, ये कहां पे है? ये आपका मेम्ब्रेन पे है। तो अंदर से सोडियम लेता है, अंदर से 3 सोडियम लेता है ये, और 3 सोडियम को बाहर छोड़ आता है, और बाहर से कुछ पोटेशियम, 2 पोटेशियम अंदर ले आता है। ये चीज कॉन्स्टेंटली चल रही होती है, और इसको करने के लिए ये सोडियम पोटेशियम जो है लगभग पूरे न्यूरॉन का 40% पैसा खा जाता है। 40% एनर्जी न्यूरॉन की सिर्फ इसी पंप में लग जाती है।
क्योंकि ये पंप जो है बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। ये सोडियम को बाहर रख रहा है ताकि बाहर चार्ज पॉजिटिव रहे, और पोटेशियम को अंदर ला रहा है। सोडियम और पोटेशियम में अगर मॉलिक्यूल की बात करें तो सोडियम के मॉलिक्यूल ज्यादा बड़ा होता है, पोटेशियम का छोटा होता है मॉलिक्यूल। तो सोडियम के 3 बाहर छोड़ देता है और क्या करता है, पोटेशियम के अंदर ले आता है छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स। तो ऐसा करने पे इसको एक एटीपी मॉलिक्यूल लगता है। तो यानी कि इस तरीके के स्पेशल चैनल्स होते हैं, जो चैनल्स सोडियम को अंदर से बाहर फेंक देते हैं और बाहर से पोटेशियम अगर कुछ है तो उसे अंदर ले आते हैं। इस तरीके से यानी कि ये जो डिफरेंस है, जिसके अंदर सोडियम आपका ऑर्गेनिक एनायन जो केवल सेल के अंदर है, पोटेशियम जो आपका सेल के अंदर सबसे ज्यादा है, सेल के बाहर भी है पर अंदर सबसे ज्यादा है, क्लोराइड और सोडियम जो कि बाहर बहुत ज्यादा है, अंदर हल्के फुल्के हैं। इन सब के बैलेंस की वजह से और सोडियम पोटेशियम पंप की वजह से जो सेल है उस सेल का अंदर का चार्ज नेगेटिव रहता है और बाहर का चार्ज पॉजिटिव। ठीक है, योग्य थोड़ा सा दोबारा बताइए क्या कह रहे हैं आप। हाँ, सोडियम, एक्चुअली सोडियम बाहर भी है अंदर भी है। सोडियम अंदर भी आ रहा है। क्यों अंदर आ रहा है? इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर और डिफ्यूजन की वजह से। क्या हो रहा है, आप देखें जो सेल थी हमारी, इस सेल को अगर हम देखें तो अंदर ऑलरेडी ए माइनस है एनायंस, पोटेशियम है के प्लस, कुछ सोडियम भी है, कुछ क्लोराइड भी है, और बाहर क्या है, बाहर सबसे ज्यादा सोडियम है, क्लोराइड है। ओवरऑल बाहर का चार्ज पॉजिटिव है और अंदर का चार्ज नेगेटिव है। ये चार्ज इसलिए मेंटेन्ड है। सवाल है कि मेंटेन्ड क्यों है चार्ज? जब कुछ नहीं हो रहा सेल में, कोई मैसेज नहीं आ रहा, कुछ नहीं आ रहा, रेस्ट पे है सेल, तो सेल में नेगेटिव चार्ज क्यों है? सवाल ये है। तो नेगेटिव चार्ज बेसिकली आपके 2 मेजर प्रोसेसेस की वजह से होता है। एक डिफ्यूजन की वजह से, अंदर जो ज्यादा है वो कम जगह पे जाना चाहते हैं तो डिफ्यूजन, और दूसरा इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर की वजह से। चार्ज जो है सेम चार्ज रिपेल करते हैं एक दूसरे को और ऑपोजिट चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। तीसरा चीज आपका सोडियम पोटेशियम पंप, इनकी वजह से आपका सेल के अंदर का चार्ज नेगेटिव रहता है और बाहर का चार्ज उसके मुकाबले पॉजिटिव रहता है, क्योंकि कॉन्स्टेंटली ये चीजें हो रही हैं। क्या हो रही हैं? सोडियम अंदर जा रहा है धीरे धीरे। अगर पंप ना होता, ये पंप ना हो, तो सोडियम सारे अंदर चले जाएंगे। क्यों अंदर चले जाएंगे? क्योंकि अंदर सोडियम कम है, प्लस चार्ज भी नेगेटिव है, तो और ज्यादा आकर्षित हो रहा है अंदर। जब अंदर ज्यादा हो जाएगा तो बाहर आना शुरू करेगा। तो इस तरीके से ये प्रोसेस डिफ्यूजन का और आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज का ये कॉन्टिन्यूअस चलता रहता है, और ये मेंटेन्ड रहे, अंदर का चार्ज नेगेटिव ही रहे, यानी कि सोडियम ज्यादा से ज्यादा बाहर रहे। ये चीज मैनेज करता है आपका सोडियम पोटेशियम पंप। तो पंप क्या करता है, जैसे जैसे सोडियम अंदर आता रहता है उसको बाहर फेंकता है, 3 सोडियम को, 2 पोटेशियम को अंदर ले आता है। तो इस बैलेंस से सोडियम पोटेशियम पंप के हमारा जो आपका मेम्ब्रेन है, मेम्ब्रेन पोटेंशियल, इसको क्या कहते हैं, मेम्ब्रेन पोटेंशियल।
यानी कि सेल के अंदर मेम्ब्रेन का जो पोटेंशियल है वो नेगेटिव है और सेल के बाहर का पॉजिटिव। तो सोडियम पोटेशियम पंप क्या करता है, एक एटीपी मॉलिक्यूल लेता है माइटोकॉन्ड्रिया से और 3 सोडियम को बाहर फेंकता है, 2 पोटेशियम को अंदर ले आता है। डिफ्यूजन क्या होता है, हाई कॉन्सेंट्रेशन रीजन से मॉलिक्यूल्स लो कॉन्सेंट्रेशन रीजन पे जाना चाहते हैं। तीसरी चीज इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर। इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर मतलब सेम चार्ज एक जगह पे एक दूसरे को धक्का मुक्की करते हैं और ऑपोजिट चार्ज एक दूसरे को की तरफ आकर्षित होते हैं। ये पूरे फंडे की वजह से ये सारी चीजें रेस्टिंग फेज में हो रही हैं। रेस्टिंग, अभी कोई एक्शन पोटेंशियल नहीं है, कुछ नहीं है, नॉर्मल एक न्यूरॉन उठाया है हमने, कुछ नहीं घट रहा उसके अंदर, कोई करंट कोई मैसेज कुछ नहीं आया, नॉर्मल सेल के साथ ये सब घट रहा है। एक नॉर्मल न्यूरॉन जो रेस्ट में है उसके साथ ये सब घट रहा है। ठीक है, एक्चुअली आपको अब यहां पे कुछ कंफ्यूजन्स जो आएंगी, जैसे आर्या भी कह रही हैं कि भाई पोटेशियम भी पॉजिटिव चार्ज है, सोडियम में भी पॉजिटिव चार्ज है, तो मैं इसके लिए आपको बताना चाहूंगा कुछ, जैसे यहां पे साइज देखो, ए का साइज कितना बड़ा है, यानी कि अंदर जो ऑर्गेनिक है वो चार्ज उसका बड़ा है, पावरफुल चार्ज है, माइनस ज्यादा बड़ा है, और क्लोराइड का माइनस छोटा है उसके मुकाबले साइज, तो एक ए माइनस का चार्ज बड़ा है एक क्लोराइड के चार्ज के सामने। सेम चीज सोडियम जो है उसका मॉलिक्यूल बड़ा है पोटेशियम के मॉलिक्यूल के मुकाबले। इस तरीके से इनका पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज का जो रिलेशनशिप है वो मेंटेन्ड रहता है। क्या होता है, ये सेल का इनसाइड है, कभी लेबल करने को आ जाए तो कैसे पता चलेगा इनसाइड कौन सा है आउटसाइड कौन सा है, जिसमें ए माइनस है वो इनसाइड है, क्योंकि सेल के अंदर ही होते हैं हमेशा ए माइनस। ये ए माइनस यानी कि ऑर्गेनिक एनायन, ये वो है जो सेल के होने की वजह से है। दूसरी चीज, ए माइनस काफी ज्यादा है, कुछ क्लोराइड भी है, पोटेशियम भी है, एक आधा सोडियम भी है, ओवरऑल जो फाइनल चार्ज बनता है सेल में अंदर वो बनता है -70 मिलीवोल्ट, और बाहर इसके मुकाबले पॉजिटिव होता है। बाहर क्या है, सोडियम बहुत ज्यादा है, क्लोराइड भी है, पर सोडियम ज्यादा बड़ा है, क्लोराइड छोटा है, कुछ पोटेशियम भी है बाहर, और यहां पर एक स्पेशल प्रोसेस है सोडियम पोटेशियम पंप का। दूसरी चीज क्या होती है, आयन चैनल्स। आयन चैनल्स क्या करते हैं, ये पूरी मेम्ब्रेन के अंदर छोटे छोटे पोर्स होते हैं, छोटे छोटे छेद की तरह होते हैं, जिसके अंदर से आयंस अंदर और बाहर जाते हैं। ये बनाता है सेल को परमिएबल। जैसे ऑर्गेनिक एनायन बाहर नहीं जा सकते, पर कुछ सोडियम अंदर भी है, तो यानी कि सोडियम बाहर से ही अंदर आए होंगे, कुछ पोटेशियम बाहर भी हैं तो अंदर से ही बाहर गए होंगे, यानी कि सेल की मेम्ब्रेन में कुछ आयन के चैनल्स हैं। चैनल मतलब रास्ते, दरवाजे, जिस दरवाजों में से मॉलिक्यूल्स अंदर बाहर आ रहे हैं, डिफ्यूजन की वजह से, इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर की वजह से, और कुछ जगहों पे स्पेशल पंप्स है, जैसे आपका सोडियम पोटेशियम पंप। जो पंप क्या करता है, सोडियम पोटेशियम पंप क्या करता है, सोडियम के 3 मॉलिक्यूल्स बाहर भेजता है, और पोटेशियम के, जब तक वो खुला रहता है, पोटेशियम के 2 पंप आकर्षित होते हैं उस पर और उनको वो अंदर ले आता है।
तो इस तरीके से ओवरऑल चार्ज जो है वो इसका नेगेटिव रहता है। नहीं नहीं, ये तो आपका कॉन्स्टेंटली चलता रहता है। सोडियम पोटेशियम पंप जो है, या ये जो प्रोसेस है, तीन प्रोसेस आपके, डिफ्यूजन, इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर और सोडियम पोटेशियम पंप, सोडियम पोटेशियम पंप, ये पूरे टाइम कॉन्स्टेंटली फंक्शन करते हैं। जब एक सेल रेस्ट पे है तब भी, जब एक सेल में करंट दौड़ता है, एक्शन पोटेंशियल, तब भी। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं एक्शन पोटेंशियल पे। तो आइए थोड़ा सा यहां पे पढ़ लेते हैं क्या लिखा है। एक एक्शन पोटेंशियल तभी ट्रिगर होगा, अभी चार्ज क्या है नॉर्मल सेल का, -70 मिलीवोल्ट, तब ही कोई करंट दौड़ेगा इसके अंदर अगर करंट पावरफुल होगा। अगर छोटा सा करंट होगा तो एक्शन पोटेंशियल उठते ही गिर जाएगा, आएगा ही नहीं करंट। कब आएगा एक्शन पोटेंशियल? जब एक पावरफुल झटका आएगा। पावरफुल झटका आएगा तो एक्शन पोटेंशियल, करंट आएगा, करंट बढ़ेगा, तो यानी कि माइनस से प्लस की तरफ जाएगा। तो इसको हम कहते हैं, ये है नेगेटिव, ऑलरेडी नेगेटिव है, तो यानी कि पोलराइज्ड है, ऑलरेडी पोलराइज्ड है, नेगेटिव है। तो माइनस से प्लस की तरफ कब जाते हैं? -70, -60, -50, -40, -30, -20, -10, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ऐसे। तो माइनस चार्ज प्लस में जा रहा है, इसको हम कहते हैं डीपोलराइज्ड। ठीक है, यानी कि पोलराइज का उल्टा हो रहा है, माइनस चार्ज धीरे धीरे प्लस में जा रहा है। अगर कोई करंट आया और करंट पावरफुल है तो सबसे पहले क्या होता है सेल के अंदर? सेल पोलराइज्ड होती है, सॉरी डीपोलराइज्ड होती है। क्या होती है सबसे पहले? सेल डीपोलराइज्ड। ठीक है, वो कब होती है? जब करंट में पावर हो, जब मेम्ब्रेन पोटेंशियल -55 मिलीवोल्ट तक पहुंचनी चाहिए। कोई भी करंट लेस देन दिस, लेस देन दी थ्रेशोल्ड, जो -55 मिलीवोल्ट तक नहीं पहुंच रही, वो कभी एक्शन पोटेंशियल नहीं बन सकती। क्या हुआ दोबारा देखते हैं, क्या घट गया इतनी सी देर में। देखें क्या कहा हम लोगों ने, कि क्योंकि ऑलरेडी सेल के अंदर -70 मिलीवोल्ट का चार्ज है, मिलीवोल्ट का, ऐसे में एक थ्रेशोल्ड है। थ्रेशोल्ड मतलब, जैसे मान लो आप सो रहे हो तो आपको शोर आया तो आप फिर भी सोए रहते हो, हल्की सी आंख सी खुलती है पर आप सोए रहते हो, यानी कि शोर इतनी तेज नहीं हुआ कि आपकी आंख खुल सके, मगर शोर हुआ था। तो अगर कोई करंट आया पर करंट इतना ही था तो वो गिर जाएगा। दोबारा करंट आया, इतना ही था, गिर जाएगा। अगर कोई करंट इस लेवल तक पहुंचा, इस लेवल को क्या कहा गया? -55 मिलीवोल्ट। तो -70 से -55 अगर पहुंच गया तो फिर आपकी आंखें खुल जाएंगी। कैसे खुलेंगी? आगे सेल डीपोलराइज हो जाएगी, यानी कि नेगेटिव से पॉजिटिव चार्ज की तरफ जाएगी। तो यानी कि कोई भी चार्ज जो इतना पावरफुल नहीं है कि -70 मिलीवोल्ट को -55 पहुंचा सके, इसका मतलब यह नहीं है कि चार्ज को -70 मिलीवोल्ट होना है या कुछ ऐसा। कोई भी चार्ज अगर इतना पावरफुल है कि -55 मिलीवोल्ट को पार कर सके तो ही वो एक्शन पोटेंशियल बनेगा, अदरवाइज नहीं बनेगा। इसको हम कहते हैं ऑल और नन प्रिंसिपल। क्या कहते हैं हम? ऑल और नन प्रिंसिपल। ऑल और नन प्रिंसिपल का क्या मतलब है? कि अगर थ्रेशोल्ड पहुंच गया तो एक्शन पोटेंशियल होगा, और अगर एक्शन पोटेंशियल हुआ
तो फिर वो पूरा होगा। फिर ऐसा नहीं है कि इसके बाद एक्शन पोटेंशियल पूरा ही रुकेगा, खत्म होके, बीच में नहीं रुकेगा, फिर तो न्यूरॉन में पूरा मैसेज जाएगा। अगर इसके ऊपर चला गया, अगर इसके नीचे नीचे है तो कोई नहीं आएगा, नन। बट अगर इससे ऊपर पहुंच गया थ्रेशोल्ड से तो पक्का एक्शन पोटेंशियल होगा। इसको हम क्या कहते हैं, ऑल और नन प्रिंसिपल। यानी कि अगर कोई भी करंट, अगर एक न्यूरॉन -55 मिलीवोल्ट जो कि थ्रेशोल्ड पोटेंशियल है, थ्रेशोल्ड है, लिमिट है, अगर उस तक नहीं पहुंचा तो एक्शन पोटेंशियल नहीं आएगा। अगर उस तक पहुंच गया तो एक्शन पोटेंशियल पक्का होगा, यानी कि मैसेज जो है उस न्यूरॉन में पक्का आगे जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यस, तो आपका क्या हो रहा है, शुरुआत से ही, क्योंकि सेल में -70 मिलीवोल्ट का चार्ज है, तो शुरुआत से ही सेल पोलराइज्ड है। पोलराइज्ड मतलब किसी एक पोल, पोल मतलब या तो प्लस पोल या माइनस पोल। ऑलरेडी एक पोल पे वो है, तो वो पोलराइज्ड है। तो अब ये डीपोलराइज होगी अगले स्टेप में। अगर थ्रेशोल्ड पहुंच गया तो फिर क्या होगा, डीपोलराइज्ड। डीपोलराइज्ड मतलब चार्ज माइनस से प्लस की तरफ जाएगा, उसके बाद में पीक तक पहुंचेगा, जो भी मैक्सिमम पीक है इसकी, और फिर गिर जाएगा नीचे। नीचे गिरने को अब दोबारा से, जब प्लस था तो अब वापस से माइनस की तरफ जा रहा है। हमने क्या देखा है, अगर आप छत से मान लीजिए कोई चीज फेंके तो वो और तेजी से नीचे गिरती है। तो ये इतनी तेजी से नीचे गिरती है, कितनी तेजी से, आगे देखते हैं। ये इतनी तेजी से नीचे गिरती है, ऊपर गया डीपोलराइज्ड, मैक्सिमम पहुंचा, इतनी तेजी से नीचे गिरती है कि ये -70 के भी नीचे चली जाती है। यानी कि हाइपर पोलराइज हो गई। हाइपर मतलब टू मच नेगेटिव। जो इसका नॉर्मल -70 था उससे भी ज्यादा नेगेटिव हो गई। तो जब कोई एक मैसेज आया, देखिए क्या घट रहा है सेल के अंदर, कोई एक मैसेज आया तो ये इसका रेस्टिंग है, ये इसका थ्रेशोल्ड है। इससे कोई भी नीचे मैसेज आगे नहीं जाएगा, नन। बट अगर ये पहुंच गया तो फिर पूरा जाएगा। क्या होगा, पहले तो प्लस तक जाएगा, जैसे +40 तक गया मैक्स तक, और फिर उसके बाद नीचे गिर जाएगा। और नीचे इतना गिर रहा है, कंट्रोल नहीं हो रहा इस पे, इतना ज्यादा नीचे गिर गया कि ये -70 से भी नीचे चला जाता है। -70 से भी नीचे चला गया। अब इसको कुछ समय लगता है वापस से -70 पे आने पे, फिर से -70 पे आ जाता है। कुछ मिली सेकेंड्स के अंदर ये पूरा प्रोसेस घटता है। तो ये स्पेस कहलाती है डीपोलराइजेशन। इसके अंदर क्या होता है, आपका जैसे ही कोई थ्रेशोल्ड यहां पहुंचा तो प्लस कैसे होगा, सोच के देखो। अगर सेल, मान लीजिए एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। हम लोगों ने क्या देखा था, ये एक मान लीजिए सेल है और यहां पे हम लोग ग्राफ ले रहे हैं, ठीक है। तो ये जो है ये -70 मिलीवोल्ट है, तो यानी कि ये हो गया रेस्टिंग, और ये हो गया थ्रेशोल्ड -55 मिलीवोल्ट। अब हो क्या रहा है, यहां पे क्या घटना घट रही है, अंदर चार्ज नेगेटिव है,
बाहर पॉजिटिव है। हमको क्या पता था कि सोडियम जो है ये बहुत उत्सुक है अंदर जाने के लिए। बाकी जितने भी थे पोटेशियम वो कैंसल आउट हो रहा था फोर्सेस की वजह से, क्लोराइड भी कैंसल आउट हो रहा था, लेकिन सोडियम जो है वो अंदर आना चाहता था, अंदर आ रहा था, मगर सोडियम पोटेशियम पंप जो है वो इसको फिर बाहर कर देता था। ये अंदर आता था फिर बाहर कर देता था। तो इन दोनों का प्रेम मिलन नहीं हो पा रहा था। तो सोडियम जो है हमेशा फिरात में बैठा रहता था कि मुझे कैसे भी सेल के अंदर जाना है। तो ये किसका वेट करता था कि यहां तक कुछ पहुंच जाए। तो अगर कोई भी करंट मान लो इस लेवल तक पहुंच गया तो सोडियम चांस में रहता था कि कोई तो आ जाए, कोई तो मुझे बोले सेल के अंदर रोकने को। तो जैसे ही यहां पहुंचता है इस पॉइंट पे, एकदम से क्या होता है, सोडियम को मौका मिल जाता है और सोडियम का इनफ्लक्स हो जाता है। इनफ्लक्स मतलब सोडियम एकदम से, सारे सोडियम अंदर दौड़ने लगते हैं, सारे सोडियम ही सोडियम अंदर आ जाते हैं एकदम से। क्या हुआ, करंट मिला और सोडियम एकदम से भाग के अंदर। अब क्या हो रहा है, इतनी जल्दी सोडियम अंदर रश करते हैं। बाहर चार्ज नेगेटिव था तो अंदर क्या होने लगेगा, चार्ज पॉजिटिव होने लगेगा। क्यों पॉजिटिव होगा चार्ज, क्योंकि सोडियम एकदम से रश इन करने लगे। तो इसकी वजह से क्या हुआ, चार्ज जो है इसका, मान लो अगर ये पीक है तो ये प्लस चार्ज पे एक पीक पे पहुंच गया, सारे सोडियम अंदर आ गए। इतने सोडियम अंदर आ गए कि अब और सोडियम के लिए जगह नहीं है अंदर। तो जो भी जगह नहीं बचती तो वो लगभग लगभग मान लो 40 मिली वोल्ट, 40 मिली वोल्ट पे कोई और सोडियम अंदर नहीं आ सकता। अब क्या हुआ, अंदर तो हो गया पॉजिटिव चार्ज, सोडियम सारे अंदर चले गए, बाहर हो गया नेगेटिव चार्ज। अब फिर वही घटना, क्या होगा, सोडियम अंदर तो घुस गया मौका देख के, पर अब सारे के सारे फिर चौकन्ने हो गए। डिफ्यूजन चौकन्ना हो गया, आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर चौकन्ना हो गया, आपका सोडियम पोटेशियम पंप चौकन्ना हो गया। अब वो क्या करते हैं, धीरे धीरे आपका सोडियम जो है, अब देखो सोडियम अंदर आ रहा था, जगह भर रहा था, तो होने क्या लगा, पोटेशियम बाहर निकलने लगा। पोटेशियम भी तो पॉजिटिव चार्ज था। तो जैसे जैसे सोडियम अंदर जा रहे थे, कुछ कुछ पोटेशियम बाहर भी आ रहे थे। और जब हिट कर गया टॉप पे और नीचे आ रहा है, तो अब क्या हो रहा है, सोडियम तो स्टॉप कर गया, रुक गया। अब यहां क्या हो रहा है, पोटेशियम जो है वो अब आउटसाइड जाने लगा। पोटेशियम इतनी तेजी से बाहर जाता है, इतनी स्पीड से बाहर निकलता है, और धीरे धीरे सोडियम भी बाहर जाने लगता है, क्योंकि अंदर इतना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज हो गया, तो अब नेगेटिव की तरफ जाना है चार्ज को। तो ये सारी चीजें घटती है, इतनी तेजी स्पीड से ये गिरता है कि ये उल्टा 70 से भी नीचे चला जाता है, ये इतना नीचे चला जाता है। फिर धीरे धीरे बैलेंस होता है, और बैलेंस होते होते ये वापस से यहां आके रुक जाता है -70 पे। तो इसको हम कहते हैं, इस वाली लाइन को डीपोलराइज्ड, इसको हम कहते हैं रीपोलराइज्ड, यानी कि दोबारा से चार्ज नेगेटिव की तरफ जा रहा है। इतना तेजी से गिरता है कि ये -70 के भी नीचे चला जाता है, इतना नीचे। तो इसको क्या हो गया, ये हाइपर पोलराइज्ड। और फिर हाइपर पोलराइज्ड वापस से नॉर्मल हो जाता है -70 मिली वोल्ट पे। ये हर एक मैसेज पे होता है। तो जब आपने कोई मैसेज भेजा, हर एक मैसेज पे ये पूरी साइकिल रिपीट होती है, पूरी साइकिल खत्म, दोबारा मैसेज आया फिर होगी, दोबारा मैसेज आया फिर होगी।
तो इस तरीके से यस आर्या, -55 मिलीवोल्ट तो कम से कम होना चाहिए। थ्रेशोल्ड मींस मिनिमम। अगर इतना चार्ज नहीं ऊपर बढ़ता है, ठीक है, तो यानी कि कितना डिफरेंस आया, आप अगर यहां से यहां तक देखो, 70 से 50, 50 से 55, तो यानी कि 25 मिलीवोल्ट का डिफरेंस। तो ये 25 मिलीवोल्ट के डिफरेंस तो कम से कम लेके आए, तब जाके एक्शन पोटेंशियल आएगा। और भी आ सकता है, 50 मिलीवोल्ट का चार्ज हो, और ज्यादा है, पर कम से कम इतना तो हो कि -70 से -55 जा सके चार्ज। अगर पहुंच गया तो जर्नी स्टार्ट हो जाती है। अब इसमें कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं, जैसे क्या, जब ये पूरी की पूरी चीजें घटती हैं तो हमको क्या पता चला, एक क्विक रिकैप देखें तो -70 जो है चार्ज, ये नॉर्मल रेस्टिंग चार्ज है। सोडियम जो है, जैसे ही चार्ज -55 तक पहुंचता है, यहां कहीं पहुंचा चार्ज, -55 पे पहुंचते ही सोडियम एकदम से अंदर घुस जाते हैं। सोडियम अंदर आने की वजह से एकदम ऊपर चला जाता है। सोडियम सब अंदर आ गए, अंदर पॉजिटिव चार्ज हो गया, पोटेशियम बाहर निकलना शुरू कर देता है, तो पोटेशियम बाहर आ जाता है। सोडियम भी थोड़ा सेटल होना शुरू हो जाता है बाहर। धीरे धीरे चार्ज इतना ज्यादा गिर जाता है कि ये फिर हाइपरपोलराइजेशन स्टेट में आता है, फिर इसको समय लगता है वापस नॉर्मल होने पे। अब ये देखिए, अगले पे आ जाइए, यहां पे अब इसमें दो इंपॉर्टेंट पीरियड है, इसको हम कहते हैं रिफ्रैक्टरी पीरियड। क्या कहते हैं? रिफ्रैक्टरी पीरियड। ये इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए। जब यहां से सोडियम अंदर आना शुरू हुए, कुछ पोटेशियम बाहर जा रहे हैं, बट सारे सोडियम अंदर आ गए, तो ये पूरा पीक तक गया, फिर सोडियम बाहर आना शुरू हुए, पोटेशियम बाहर आना शुरू हुए, धीरे धीरे सोडियम भी बाहर आना शुरू हुआ, तो एकदम से चार्ज नेगेटिव गिरता है। चार्ज इतना ज्यादा नेगेटिव गिरता है कि ये हाइपरपोलराइज हो जाता है। तो ये जो पॉइंट है, इस रेड वाले एरिया को, इसको हम कहते हैं एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टरी पीरियड। इसका मतलब है एब्सोल्यूट, यानी कि इस दौरान में जब तक करंट यहां पे है, तब तक ये सेम न्यूरॉन एक और करंट नहीं शुरू कर सकती। जब तक एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टरी पीरियड में है, तब तक कोई भी चार्ज ये सेम न्यूरॉन नहीं पुश कर सकती। सेम न्यूरॉन, अगर इसके बाद आपका ये येलो जो है, ये आपका रिलेटिवली रिफ्रैक्टरी पीरियड, जब धीरे धीरे चार्ज आपका हाइपरपोलराइज पे वापस आ रहा है, क्योंकि चार्ज यहां पे क्या हो गया था, ये 70 -70 से और नीचे चला गया, हाइपरपोलराइज हो गया। तो क्या हो रहा है कि इस हाइपरपोलराइज्ड स्टेट में जब ये नॉर्मल वापस -70 पे आ रहा है, ये क्या हो रहा है यहां पे, हाइपरपोलराइज्ड। हाइपरपोलराइज्ड के टाइम पे एक न्यूरॉन में दोबारा से करंट आ सकता है, मगर एक करंट को अब इतना पावरफुल होना पड़ेगा। कितना पावरफुल? ये क्या कह रहे हैं यहां पे, ये -70 अगर थ्रेशोल्ड टच कर गया, तो इस तरह से आपका एक्शन पोटेंशियल बनता है, यानी कि ये वाला जो आपका पार्ट है, ये हाइपरपोलराइज हो गया। तो क्या हुआ
इस दौरान जो चीजें हैं, इस पॉइंट तक, इस समय पे कोई दूसरी नो न्यू फायरिंग, एक न्यूरॉन दोबारा से मैसेज नहीं भेज सकती। मगर अगर पीरियड हाइपर पोलराइज्ड स्टेट में है, मतलब है तो अभी भी नेगेटिव ही, बस -70 से ज्यादा है। मान लो ये चार्ज -100 मिली वोल्ट है, मान लो इतना हाइपर पोलराइज्ड हुआ कि 70 से 100 पे चला गया। अब न्यूरॉन फायर तो कर सकती है, मगर फायर करने के लिए न्यूरॉन कहां फायर हो सकती है? जब न्यूरॉन -55 मिली वोल्ट पे पहुंचे। तो यानी कि अगर कोई चार्ज इतना पावरफुल है कि -100 से ये गैप पहुंचा दे, 100 से 55, यानी कि 45 मिली वोल्ट का डिफरेंस, अगर कोई चार्ज इतना या इससे ज्यादा पावरफुल है, तो ये सेम चीज यहां से दोबारा से न्यूरॉन फायर कर देगी। तो यानी कि इस पीरियड के अंदर फायरिंग हो सकती है, मगर शर्त है कि ज्यादा पावरफुल चार्ज होना चाहिए। तो इसको हम क्या कहते हैं? रिलेटिव रिफ्रैक्टरी पीरियड। एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टरी पीरियड में देयर कैन बी नो न्यू फायरिंग, बट in relative refractory period there can be firing given the charge is more powerful। तो अगर ज्यादा पावरफुल है तो यहां से सीधे फिर एक और पुश चला जाएगा। ठीक है, तो इसको हम क्या कहते हैं? रिफ्रैक्टरी पीरियड। तो रिफ्रैक्टरी पीरियड क्या होता है? वो पीरियड, रिफ्रैक्टरी पीरियड क्या है? वो पीरियड जहां पे एक न्यूरॉन कोई नई फायरिंग नहीं कर पाता। ठीक है, जब तक रिफ्रैक्टरी पीरियड के अंदर न्यूरॉन होता है, रिफ्रैक्टरी पीरियड यानी कि स्टार्ट हुआ, खत्म हुआ, जब तक वापस से नॉर्मल ना हो जाए तब तक नई फायरिंग के लिए तैयार नहीं होता। मगर एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टरी पीरियड में हो सकता है, अगर इतना पावरफुल चार्ज हो कि वो उसको और नेगेटिव से -55 पे ले जाए। ठीक है, तो इस तरीके से आपका ये पूरा का पूरा एक एक्शन पोटेंशियल घटता है। ठीक है, तो यानी कि पहले क्या हुआ? पहले डीपोलराइजेशन हुआ, फिर रीपोलराइजेशन हुआ, फिर हाइपरपोलराइजेशन हुआ, और उसके बाद रेस्टिंग स्टेट में आए। डीपोलराइजेशन में सोडियम अंदर आया, रीपोलराइजेशन में पोटेशियम बाहर गया, सोडियम अंदर आया, पोटेशियम बाहर गया। हाइपरपोलराइज के अंदर पोटेशियम बाहर जा रहा है, सोडियम भी बाहर जा रहा है। नॉर्मली इतना हो गया कि ये ज्यादा नेगेटिव पहुंच गया, फिर धीरे धीरे नॉर्मल की तरफ आ जाता है। नॉर्मल में फिर वही चीज, नेगेटिव चार्ज है। नेगेटिव चार्ज किस वजह से है? डिफ्यूजन की वजह से, इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर की वजह से, और तीसरा जो है वो आपका सोडियम पोटेशियम पंप। तो ये तीनों चीज पूरे टाइम एक्टिव रहती है, अपना अपना काम कर रही होती है। बस जब भी करंट आता है सोडियम बाजी मार जाता है और सोडियम पूरा का पूरा चार्ज क्रिएट कर देता है। ठीक है, ये नॉर्मली सब बात कर ली हमने। आ जाइए क्वेश्चंस पे। डैश आर द गैप्स बिटवीन एडजेसेंट। अच्छा, हमने एक बात नहीं करी, एक बात कर लेते हैं। चलो एक क्वेश्चन का आंसर दे दो, फिर यहीं कर लेंगे बात। ठीक है, एक बार आगे बढ़े, क्वेश्चन का बताएं सभी लोग। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, क्या होगा? डैश आर द गैप्स बिटवीन, देखो गैप्स सुन के आंसर मत दीजिए,
एकता गैप सुन के, श्रुति गैप सुन के सीधे साइनैप्स मत बोलो। किस चीज का गैप? ये कह रहा है अगर एक न्यूरॉन है और ये एक न्यूरॉन है, इस न्यूरॉन में अगर ये माइलिन शीथ है, इन दो माइलिन शीथ के बीच में इसको क्या कहते हैं? तो इसको हम क्या कहते हैं? नोड्स ऑफ रानवियर। दूसरी चीज जो हमने बात नहीं करी थी वो इसी से संबंधित थी। जब करंट अंदर आया तो एक्सन हिलक पे करंट पहुंचता है और ये पुश करता है करंट को अंदर। होता क्या है, क्योंकि ये प्रोसेस घट रहा है बार 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 बार, तो नोड्स ऑफ रॉनवियर पे क्या होता है, यहां पे जो भी चार्ज आया, जैसे चार्ज यहां तक पहुंचा तो इस माइलिन शीथ ने अपने अंदर चार्ज यहां तक पहुंचा दिया फटाफट। फिर यहां पे दोबारा से पूरा का पूरा चार्ज रिपीट होता है और फिर यहां से चार्ज यहां पहुंच जाता है। फिर इस जगह पे दोबारा से चार्ज रिपीट होता है, फिर यहां पहुंच जाता है और यहां से एंड में स्प्लिट कर जाता है अलग अलग जगहों पे। ये इस तरीके से रिपीट होता है कोने पे। ऐसा लगता है जब फायरिंग हो रही है, जब फायरिंग हो रही है तो ऐसे लगता है जैसे एक जगह से दूसरी जगह पर करंट दौड़ रहा हो। ठीक है, तो इस चीज को हम लोगों ने यहां कहीं एड्रेस किया है क्या आप लोगों का? ठीक है, इसके अंदर शायद एडेड नहीं है, मैं कर दूंगा। हाँ, ये रहा, सैल्टेटरी कंडक्शन। तो इस चीज को हम कहते हैं सैल्टेटरी कंडक्शन। ठीक है, तो टर्म दिया हुआ है आपका। तो माइलिन की वजह से, माइलिन शीथ जो है आपकी, ये माइलिन शीथ की वजह से, क्योंकि माइलिन शीथ है यहां पे, ये जो कंडक्शन होता है जिसकी वजह से ऐसा लगता है कि मानो करंट जंप कर रहा हो एक नोड से दूसरी नोड पे, इसको हम क्या कहते हैं? सैल्टेटरी कंडक्शन। सैल्टेटरी कंडक्शन। एक तो हो गया सैल्टेटरी कंडक्शन और दूसरा क्या हो गया? ऑल और नन। ऑल और नन मतलब अगर थ्रेशोल्ड टच करा तो करंट आएगा, वरना नहीं आएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ओके, इसका तो आंसर दिया हुआ है। अ न्यूरॉन विदाउट टर्मिनल बटन्स वुड बी अनेबल टू, आंसर दिया हुआ है, कोई बात नहीं। अगर टर्मिनल बटन्स न्यूरॉन में नहीं होंगे तो वो न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज नहीं कर सकता, और न्यूरोट्रांसमीटर क्योंकि रिलीज नहीं हो पाएंगे तो आपके न्यूरोट्रांसमीटर्स पोस्ट साइनेप्टिक में सिक्रीट नहीं हो पाएंगे। ठीक है, ये अगला क्वेश्चन बताइए। द इंफॉर्मेशन, द इंफॉर्मेशन, the information is passed from one neuron to another by a chemical known as, बताइए योग्य, दोबारा बताइए क्या लिखा है, मुझे समझ नहीं आया, एक बार आप दोबारा अपनी क्वेरी को फॉरवर्ड करें। बिल्कुल ठीक, काफी सिंपल क्वेश्चन, न्यूरोट्रांसमीटर्स। अब देखो, रिद्धि ने क्वेश्चन पूछा है, काफी अच्छा क्वेश्चन है। रिद्धि कह रही हैं एक इनहिबिटरी सिग्नल में स्ट्रेंथ -55 मिलीवोल्ट के पास ही रहती है क्या? तो देखो क्या होता है, ये -70 मिलीवोल्ट है। अगर एक्साइटेटरी है और
मान लो यहां पे आपका इनहिबिटरी है, एक्साइटेटरी में ये थ्रेशोल्ड है -55 मिलीवोल्ट। अगर एक्साइटेटरी है तो थ्रेशोल्ड पार होगा और ये घटेगा। अगर इनहिबिटरी है तो सेल में चार्ज और नेगेटिव चला जाएगा, यानी कि -70 की बजाय चार्ज और कितना और नेगेटिव हो जाएगा, मान लो -100 मिलीवोल्ट। तो सेल क्या होती है, हाइपर पोलराइज्ड हो जाएगी। क्यों होती है हाइपर पोलराइज्ड? ताकि इस बात को इंश्योर करा जाए कि मैसेज आगे ना जाए। तो इनहिबिट जब करते हैं तो इनहिबिट करने का मतलब कि सेल में पॉजिटिव चार्ज की बजाय और नेगेटिव चार्ज डाल देते हैं ताकि पक्का हो जाए कि सेल में मैसेज आगे ना जाए, न्यूरॉन आगे मैसेज ना भेजे। तो एक्साइटेटरी में क्या होता है, एक्साइटेटरी में थ्रेशोल्ड पार होता है, इनहिबिटरी में थ्रेशोल्ड पार नहीं होता। उल्टा टेम्परेचर, उल्टा आपका वोल्टेज गिरा देते हैं ताकि पक्का हो जाए कि मैसेज आगे ना जाए। ठीक है, एक बार देख लेते हैं। देखो ये क्या कह रहे हैं, एक्चुअली योग्य कुछ क्वेश्चन पूछ रहे हैं, यहीं पे देख लेते हैं। योग्य कह रही हैं कि अगर टर्मिनल बटन्स नहीं होंगे तो वो सिग्नल नहीं ले सकते दूसरों से। एक्चुअली अगर टर्मिनल बटन्स नहीं होंगे तो ये सिग्नल दे नहीं सकते, पर सिग्नल लेने के लिए डेंड्राइट्स चाहिए, टर्मिनल बटन्स नहीं। अगर डेंड्राइट्स नहीं होते तो सिग्नल कभी आएगा ही नहीं। अगर टर्मिनल बटन नहीं है तो सिग्नल दूसरे न्यूरॉन पे जाएगा नहीं। जाएगा नहीं मतलब कि फिर सामने वाला जो है वो न्यूरॉन पकड़ नहीं पाएगा, मतलब मैसेज पकड़ नहीं पाएगा। आई होप क्लियर हो गया। इससे आगे आ जाते हैं क्वेश्चन पे। द प्रोसेस बाय विच इनहिबिटरी एंड एक्साइटेटरी पोस्ट साइनेप्टिक पोटेंशियल्स समेट एंड कंट्रोल द रेट ऑफ फायरिंग ऑफ अ न्यूरॉन। बताइए, ये शब्द हमने अभी तक नहीं पढ़ा, इसका कुछ पार्ट हम कल कवर करेंगे, मगर ये वाले का आंसर बताइए थोड़ा समझ लगाकर बताइए। बिल्कुल ठीक कहा। नई खुशी दोबारा देखें, बिल्कुल ठीक प्रणव, बिल्कुल ठीक मधुरिमा। क्या हो रहा है, समेट। समेट का एक और शब्द क्या हो गया, इंटीग्रेट। तो यानी कि न्यूरल इंटीग्रेशन। हम लोग टाइप्स ऑफ न्यूरॉन, ऑटो रिसेप्टर, ये चीज कल कवर करेंगे और थोड़ा सा साइनैप्स को दोबारा देखेंगे कल, मतलब नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। द प्रिंसिपल फंक्शन ऑफ माइलिन इज टू। बताइए माइलिन का प्रिंसिपल फंक्शन क्या है। Increase the amount of neurotransmitters released in a synapse, decrease the distance of synaptic cleft, increase the rate of propagation of action potential, या increase the amplitude of an action potential। बिल्कुल ठीक अथेरा, बिल्कुल ठीक योग्य, बिल्कुल ठीक सात्विक, सभी का ठीक। increase the rate of propagation of action potential। The auditory nerve which transmits information from ear to brain is an example of, बताइए, is an example of
नहीं अभिलिप्सा, दोबारा देखें। मैसेज ईयर से यानी कि ब्रेन तक जा रहा है, मैसेज ब्रेन पे अराइव कर रहा है, अराइव ए एफरेंट। अगर ब्रेन से ईयर पे जाता तो ब्रेन से एग्जिट कर रहा है, ई एफरेंट। तो क्या होगा? एफरेंट नर्व ए। आगे बढ़ते हैं। इफ टू प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन्स coincidentally stimulate a post synaptic neuron, their combined effects on that neuron are described by a process called, बताइए, अगर दो प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन्स कोइंसिडेंटली स्टिमुलेट करें एक पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन को, तो उनके कंबाइंड इफेक्ट पे इस पूरे प्रोसेस को क्या कहेंगे हम? अभी देखते हैं आर्य एक बार। क्वेश्चन 5 आप इससे पहले वाला क्वेश्चन कह रही हैं आर्य? नहीं योग्य, दोबारा देखें। नहीं ओमकार, बिल्कुल ठीक अभिलिप्सा। तो क्या कह रहे हैं ये कि मान लो ये एक न्यूरॉन है, जिस न्यूरॉन पे मैसेज आता है उसको हम कहते हैं पोस्ट साइनेप्टिक। और मान लो किसी एक न्यूरॉन का डेंड्राइट यहां है, वो सॉरी टर्मिनल बटन यहां है, किसी दूसरे का टर्मिनल बटन यहां है, तीसरे का टर्मिनल बटन यहां है, और ये मान लो ये है 1 न्यूरॉन, ये है 2 है, ये है 3, और हमारी 4 न्यूरॉन जो है इसको मैसेज मिलेगा। अगर कोई इंपॉर्टेंट मैसेज है और बहुत जरूरी है जाना, तो एक तरीका होता है इंटीग्रेशन का, जिसको हम कहते हैं समेशन। समेशन दो तरीके से किया जा सकता है। मान लो मुझे अथिरा को कोई बहुत जरूरी बात बतानी है, तो मैं क्या कहूंगा? अथिरा को बार बार कॉल करूंगा, अथिरा कॉल उठाओ, अथिरा फोन नहीं उठाती, मैं दोबारा कॉल करूंगा, तिबारा कॉल करूंगा, चौबारा कॉल करूंगा। काफी बार देखा आप लोग परेशान होकर भी कॉल उठा लेते हो, अरे यार इतनी कॉल करे जा रही है। इसको हम कहते हैं फ्रीक्वेंसी, यानी कि टाइम में बार बार कॉल करी जा रही है। तो एक ही व्यक्ति एक ही इनपुट बार बार मैसेज भेजता है, इसको हम कहते हैं टेम्पोरल समेशन। पर ये क्या कह रहे हैं? कोइंसिडेंटली, साथ में। तो क्या हो रहा है? पहला, दूसरा, तीसरा, और इंपॉर्टेंट बात मान लो मुझे रिद्धि से करनी है, तो मुझे रिद्धि पे मान लो किसी बात का दबाव बनाना है कि नहीं यार ये बहुत जरूरी चीज है, इसको करो। तो मैं क्या करूंगा? मैं अपने साथ और रिद्धि के 4 दोस्तों को लेके चलूंगा कि रिद्धि ये करो। तो रिद्धि देखेगी यार 4 लोग आके कह रहे हैं, दबाव महसूस करेगी, इंपॉर्टेंट है। तो यानी कि जब चारों को, तीनों को एक साथ मैसेज भेजेंगे एकदम, तो ये तीनों की पावर मिल जाएगी, और इसको हम कहते हैं स्पेशियल समेशन। ठीक है, तो आंसर क्या होगा इसका? स्पेशियल समेशन। आगे बढ़ते हैं। What philosopher slash scientist is famously credited with introducing the concept of the reflex as means of explaining the neural control of certain behaviors? बताइए। किस फिलोसोफर ने रिफ्लेक्स की बात करी थी? बिल्कुल ठीक बात है। मधुरिमा दोबारा याद करो, डेकार्टे ने बातचीत करी थी। गैलन ने, जब हमने हिस्ट्री देखी थी, तो गैलन ने भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करा था। ब्रेन के वेंट्रिकल्स की इंफॉर्मेशन इन्होंने जानकारी दी अच्छे से, वेंट्रिकल्स पे काफी काम करा। डेकार्टे ने क्या कहा
कि हर मैसेज ब्रेन तक नहीं जाता, माइंड तक नहीं जाता। कुछ इतने इंपॉर्टेंट होते हैं, इतने सर्वाइवल पे डिपेंडेंट होते हैं कि वो बहुत क्विक होते हैं। तो क्या होते हैं, हमारे ब्रेन में कुछ वेंट्रिकल्स होते हैं, कैविटीज होती हैं, गैप्स होते हैं। इन गैप्स से डायरेक्टली मैसेज रिफ्लेक्स के कंट्रोल होते हैं, ताकि ब्रेन को परेशान ना करा जाए हर चीज में। तो डेकार्टे ने कहा था। आगे, what part of the neuron transmits the electrical flow of a nerve impulse? बताइए, which part of the neuron transmits the electrical flow of nerve impulse? बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक, सात्विक, अभिलिप्सा, अंशु दोबारा देखें, अथीरा आप भी, अच्छा श्रुति दोबारा देखिए, अथीरा बिल्कुल ठीक है। एक्सन, एक्सन हिलक्स से मैसेज एक्सन के थ्रू ट्रांसमिट करता है। The reason why there is a sudden shift in the electrical potential of the neuron from -70 millivolt to about +50 millivolt in the first millisecond of an action potential is due to the influx of what ion in the cell? बताइए। बिल्कुल ठीक मेहर, बिल्कुल ठीक सभी का, सोडियम। तो सबसे पहले डीपोलराइज होता है, सोडियम आता है, फिर रीपोलराइज होता है, पोटेशियम बाहर निकलता है, फिर धीरे धीरे सोडियम भी बाहर निकलता है, हाइपर पोलराइज होता है, नॉर्मल होता है। इस स्टेट को हम एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टरी कहते हैं और इसको हम रिलेटिव रिफ्रैक्टरी। आगे बढ़ते हैं। अरेंज द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इन द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द मूवमेंट ऑफ आयंस ड्यूरिंग द एक्शन पोटेंशियल। एक्शन पोटेंशियल के दौरान सही सीक्वेंस बताइए इन आयंस के निकलने का, मूवमेंट का। पांचों को सीक्वेंस में लगाना है, पहले क्या होता है, बाद में क्या होता है। बताइए क्या होगा आंसर। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक सभी का, बिल्कुल ठीक, योग्य ठीक, सृजिता बिल्कुल ठीक, अभिलिप्सा हल्की सी गलती हुई है। सबसे पहले देखो क्या आएगा। सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले डीपोलराइजेशन होती है। डीपोलराइजेशन में सोडियम चैनल्स खुलते हैं सबसे पहले, तो सोडियम चैनल तो सबसे पहले आएगा, तो सीधे डी हट गया। सोडियम चैनल के बाद क्या होता है, यहीं पे कुछ कुछ पोटेशियम बाहर जाने लगते हैं, क्योंकि सोडियम अंदर आ रहे हैं तो धीरे धीरे कुछ पोटेशियम बाहर जाने लगते हैं। तो अगली चीज क्या घट रही है, अगले केस में आपके पोटेशियम चैनल्स बाहर जाने लगते हैं। फिर क्या हो रहा है, फिर उसके बाद में आपके पीक पे पहुंच जाते हैं और आपके सोडियम चैनल्स स्टॉप हो जाते हैं। सोडियम चैनल्स आपके स्टॉप हो जाते हैं। तो अभी की सीक्वेंस को देखते हुए बी तो बिल्कुल नहीं हो सकता, सी भी नहीं, तो बी होगा आपका, ए सी ई बी डी।
तो आपका क्या हो रहा है, सोडियम ऊपर तक गया, सोडियम रुक गया। अब और क्या होता है यहाँ पे, पोटेशियम और बाहर जाने लगता है संख्या में, कुछ सोडियम भी बाहर जाने लगता है। अल्टीमेटली इतना पीक हो जाता है कि हाइपरपोलराइज हो जाता है, फिर नॉर्मल स्टेट में आता है। फिर सोडियम रीसेट हो जाता है दोबारा से, रीसेट मतलब दोबारा से पॉइंट पे आ जाता है। तो यानी कि रीसेट लास्ट में होगा, तो लास्ट में डी। देखो अगर सिर्फ लास्ट का पता होता तो हमें करेक्ट आंसर मिल सकता था, अगर लास्ट वाले पे श्योरिटी होती। पर सीक्वेंस में जाएंगे तो हमें और तरीके से एलिमिनेट करने को मिलेगा। अगर मान लो इस क्वेश्चन में नहीं समझ में आ रही चीजें, पहले ये देख लो कि पक्का क्या है। सबसे पहले तो ए ही घटना है, ये भी देख लिया हमने, तो ए तो है ही सबसे मुख्य द्वार पे तीनों के। फिर दूसरी चीज देखो, ऐसी चीजें जो पक्का पता है किसी से पहले होंगी। मान लो हमको पता चल गया कि भाई सी जो है, ये सी के चैनल ओपन होते हैं और आपका ये बाहर जाना शुरू हो जाता है, ये चीज डी से पहले होगी मान लो, तो सी डी का सीक्वेंस पता है मुझे। तो जिसमें भी सी डी के बाद हो, देखो किसी में नहीं है, कुछ कैंसिल नहीं हुआ। और देखो रिलेशनशिप, ऐसे ही दो दो के बीच में रिलेशनशिप देखो और रिलेशनशिप से एलिमिनेट करना शुरू करो अगर करेक्ट सीक्वेंस ना पता हो। तो क्या होगा, सी का डी के साथ रिलेशन देखो, बी का सी के साथ देखो, ई का सी के साथ देखो, इस तरीके से आपस में रिलेशनशिप देखो, पता करो कौन किसके पहले आएगा, और जो पता है उससे एलिमिनेशन की तरफ बढ़ो। आगे आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चंस खत्म, ठीक है। तो आज की क्लास के लिए आपका इतना ही। इसके बाद हम अगली क्लास में थोड़ा पार्ट साइनेप्स का करेंगे और उसके बाद में आपका नर्वस सिस्टम मेजर आपका पार्ट शुरू करेंगे, ठीक है। तो इसके बाद हम लोग जो है आपकी सपोर्टिंग सेल्स कवर करेंगे, और सपोर्टिंग सेल्स के बाद में हम लोग ब्लड ब्रेन बैरियर, और फिर सीधे हम नर्वस सिस्टम के डिस्क्रिप्शंस पे आ जाएंगे, नर्वस सिस्टम्स के बंटवारे, और फिर सेंट्रल नर्वस सिस्टम ब्रेन से शुरू करते हुए हम लोग आगे बढ़ेंगे। ओके, सो थैंक यू सो मच एवरीवन, फिर आप लोगों से अगली क्लास में कनेक्ट करते हैं। ठीक है योग्य, आई विल डू दैट, थैंक यू।